नमस्ते नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज के डिस्कशन की मैं शुरुआत करूं और 40 क्वेश्चन, बेहतरीन 40 क्वेश्चन, छोटे मॉडरेट और अच्छे क्वेश्चन का बेहतरीन कलेक्शन है। तो आइए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। फर्स्ट क्वेश्चन, एक कमरा है 15 मीटर 17 सेमी लंबा, 9 मीटर 2 सेमी चौड़ा। इस कमरे के फर्श पर बराबर आकार का टाइल्स लगाना है। बताइए कम से कम कितने टाइल्स लगाए जाएंगे। अब देखिए जिस डायग्राम का, अरे भाई अगर अगर कमरे के फर्श पर टाइल्स लगाया जाएगा तो कमरा का फर्श कैसा होगा? आयताकार ही तो होगा। इसकी लंबाई 15 मीटर 17 सेमी, सेमी में बदल देंगे तो 1517 सेमी होगा। 9 मीटर 2 सेमी यानी कि 902 सेमी हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हमें इस पर बराबर साइज का वर्गाकार टाइल्स लगाना है तो कितना टाइल्स लगेगा? ठीक है, कह रहा है कम से कम कितना टाइल्स। अगर टाइल्स की संख्या कम से कम रखना है तो टाइल्स का साइज बड़ा से बड़ा रखना होगा, यानी वो बड़ी सी बड़ी वैल्यू जो इसको भी पूरा पूरा एडजस्ट करे और इसको भी पूरा पूरा एडजस्ट करे, पूरा पूरा। ठीक है, एडजस्ट कहने का मतलब है कि यहाँ जब हम उस टाइल्स को रखें तो थोड़ा भी जगह खाली ना रहे और यहाँ भी रखें तो थोड़ा भी जगह खाली ना रहे। यानी जो हम टाइल्स रखने जा रहे हैं उसकी जो भुजा होगी, टाइल्स की भुजा, वो इस आयत के चौड़ाई और लंबाई का HCF होगा, SCF होगा। ठीक है। अब ये देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि 1517 और 902 का आप कैसे HCF लोगे। तो ध्यान रखना, दो नंबर का अगर हमें SCF लेना है तो एट फर्स्ट हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं। क्या मेरे दोस्त, सबसे पहले दोनों का डिफरेंस लेते हैं। एक मिनट, क्या हो गया? ध्यान दो मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये मेरा 5 हो जाएगा, ये 1 है और ये मेरा 6 हो गया, है ना। तो इस तरह से 615, ये आपको क्या दिखा? तो 615 आपको, ये मेरे दोस्त 615 इन दोनों का डिफरेंस है। जिनका भी SCF लेते हैं आप उन दोनों का पहले डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस ही SCF होगा तब जब इससे दोनों कटेगा, लेकिन इससे दोनों तो कट नहीं रहा है। तो क्या करें? तो मेरे दोस्त इसका हम फैक्टर लेना स्टार्ट करेंगे। तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से, तो 3 से अगर करेंगे तो 3 गुने, ठीक है, 205। अब 205 में से दोनों में से कोई भी नहीं कट रहा है तो ये भी SCF नहीं होगा। 4 से नहीं, 5 से नहीं, है ना, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, सीधा सीधा 15 से तो दिख ही रहा है। तो मेरे दोस्त ऐसा करो ना, 15 और गुने 15 चौको 60, 15 एकम 15, 15 गुने 41। तो आप यहाँ देखो कि 41, क्या 41 से दोनों कट रहा है? 41 दूनी 82, 41 दूनी 82, बिल्कुल। 41 चौको, नहीं 41 तिया, 3 एकम 3, 4 तिया 12, 123। बच जाएंगे कितने? 28, बिल्कुल कट रहा है। 41 से दोनों कट रहा है, तो 41 से दोनों कट रहा है, इसका मतलब 41 क्या हो जाएगा? इनका SCF हो जाएगा। आपको पता है ये जो 41 SCF है ना, जो लंबाई और चौड़ाई का SCF है वही इस वर्ग की भुजा है। तो इस वर्ग की भुजा कितना हो गया? 41। ठीक है। अब क्या करना है? टाइल्स की संख्या निकालना है। तो देखिए अगर हमें टाइल्स की संख्या निकालना होगा तो इसके लिए टाइल्स जहां लगाना है उसकी एरिया रखो न्यूमरेटर में, टाइल्स जहां लगाना है उसका क्षेत्रफल न्यूमरेटर में रखो, और एक टाइल्स का एरिया, टाइल्स वर्गाकार है तो टाइल्स का एरिया क्या हो जाएगा? भुजा गुना भुजा ही तो होगा। ध्यान दीजिए 41 से 2 बार में और यहाँ भी 2 बार में, तो 41 से 22 बार में 902 हो गया। अब मेरे दोस्त 41 से हम इसको काटने जाएंगे, तो 41 से अगर इसको काटने जाएंगे तो 41 3 ज़ा 123, तो बच जाएंगे इधर कितना?
27, ठीक है, एक 28, मतलब 287। कितना बार में? 7 बार में। 37 दूनी 74, 74 और 7 हो जाएगा 81। ऐसे तो मेरे दोस्त यहाँ पर जब 22 दिख रहा था तो 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, कहीं दिक्कत नहीं था। लेकिन कैलकुलेशन चूंकि ज़्यादा नहीं था इसलिए मैंने इसे काट दिया अच्छे से और आराम से निकाल दिया 814। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन कर लिया बहुत बेहतरीन तरीके से। आइए अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर ये देखिए, ये मेरे दोस्त नॉर्मल रेकरिंग का सवाल नहीं है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, कभी भी मेरे दोस्त 3.8 और अगर 3 पर रेकरिंग है, मतलब डेसिमल्स के बाद रेकरिंग होता है ना, तो उसके लिए हम बटे में 9 डालते हैं। लेकिन ये डेसिमल से पहले रेकरिंग है, इसका मतलब कुछ और होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, तो जिस पर रेकरिंग है उसको माइनस में लिखना है और डेसिमल के बाद वाले को प्लस में लिखना है। इसका मेरे दोस्त ये मीनिंग है। ठीक है, डेसिमल से पहले वाले को हमें क्या करना है? माइनस में लिखना है और डेसिमल के बाद वाले को क्या करना है? प्लस में लिखना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप ऐसे ही इन दोनों को ब्रेक कर लो। आप जब इनको ब्रेक करने जाओगे, -2 प्लस 0.68 और इसको भी क्या करोगे? -3 और प्लस 0.85। -3 -2 -5 हो जाएगा और ये 8 और 5 13, 14 और 1 हो जाएगा 15। तो देखिए -5 प्लस 1 और प्लस 0.53, ये फाइनली हो जाएगा -4 प्लस 0.53। अब इसको जब फिर से आप उस फॉर्म में लिखिएगा ना, तो कुछ नहीं, इसको आप 4.53 लिख दीजिए और 4 के आगे माइनस है ना, तो 4 पर एक रिंग डाल दीजिए, बस। वेरी सिंपल, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा पार्ट अलग था रेकरिंग से, है ना, लेकिन बहुत टफ नहीं है, इसलिए मैंने आसानी से आपको कराने की कोशिश किया। ठीक है, आ जाओ 3 नंबर पर। मेरे दोस्त एक बात याद रखना, 2 टर्म है ना, 2 टर्म का जो गुणोत्तर माध्य होता है दोनों के प्रोडक्ट का वर्गमूल। 3 टर्म का जो गुणोत्तर माध्य होता है GM, वो क्या होता है? तो मेरे दोस्त तीनों के प्रोडक्ट का क्यूब रूट। 4 टर्म का जो गुणोत्तर माध्य होता है ये क्या होता है? चारों टर्म के प्रोडक्ट का फोर्थ रूट, है ना, फोर्थ रूट। तो आइए मेरे दोस्त, अब इन दोनों का आप स्क्वायर रूट फाइंड करिए। अब जैसे ही आप इन दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा? AQB, ठीक है, और ABQ, इन दोनों के 2 ही टर्म है ना, 2 ही टर्म है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट यही होगा गुणोत्तर माध्य। तो फाइनली हो जाएगा A⁴ और B⁴। अब क्या हो जाएंगे? ये A², ध्यान दो यहाँ से आपका A² B² बाहर निकल जाएगा। यही मेरे दोस्त क्या हो गया? गुणोत्तर माध्य। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है ब्रदर, ये था 3 नंबर। 4 नंबर की ओर आई। देखिए ये क्या कहा, किसी एपी के 6ठे और 15वें पदों का योगफल 7वें 10वें और 12वें पदों के योगफल के बराबर है। देखिए एपी के 6ठे और 15वें का योगफल किसके बराबर है? 7वें 10वें और 12वें। छठा टर्म A+5D होगा, 15वां टर्म A+14D होगा, 7वां टर्म A+6D होगा, 10वां टर्म A+9D होगा और 12वां पद A+11D हो जाएगा। आप यहां से देखिए 2A से 2A तो हमारा हटके 0 हो जाएगा, है ना। देखो 5 और 14 ये 19D हो गया और यहाँ से क्या कितना बच गया मेरे दोस्त? एक A बच गया है और एक 9 6 15 15 और 11 कितना? 26D। तो देखिए अगर इसको 0 रखते हैं तो A+26 में 19 घटेगा तो 7D होगा। और आप जानते हो A+7D को ही क्या बोलते हैं? 8वां टर्म, और 8वां टर्म क्या है? ये आपका 0 है। तो क्वेश्चन यही तो कहा कि इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका 8वां टर्म शून्य होगा। इसमें तो कोई दिक्कत हो नहीं रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये था हमारा 4 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर
5। मेरे दोस्त 5 नंबर क्वेश्चन है, कपड़े के एक टुकड़े का मूल्य 35 रुपए है। कहता है यदि इस कपड़े की लंबाई 4 मीटर अधिक होती और कपड़े का भाव 1 रुपये प्रति मीटर, अच्छा, तथा कपड़े का मूल्य 1 रुपये प्रति मीटर कम होता तो कपड़े का कुल मूल्य अपरिवर्तित रहता। देखिए मेरे दोस्त, कपड़े का कुल मूल्य अपरिवर्तित रहना, कपड़े का कुल मूल्य क्या है? अपरिवर्तित है। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले तो आप ये देखिए, कपड़े का जो पुराना मूल्य है वो कितना है? 35। तो कपड़े का जो पुराना मूल्य है वो मेरे दोस्त हमारा कितना है? 35। ठीक है, टोटल। अगर हम कपड़े का बाय ऑप्शन आपको चलना है, कपड़े की वास्तविक लंबाई को अगर हम 10 मान लें, मान लो कि हम 10 मान लेते हैं, ऑप्शन चलोगे तो एक एक करके चलोगे ही। अगर हम कपड़े का पुराना मतलब वास्तविक जो उसका माप है अगर उसे 10 मीटर मान लेते हैं तो सोचिए फिर 1 मीटर का प्राइस क्या हो जाएगा। तो मेरे दोस्त अगर 10 मीटर का प्राइस 35 है, इसका मतलब प्रति मीटर प्राइस कितना होगा? 3.5 रुपया, है ना। बाद में क्या कहता है, अगर लंबाई 4 मीटर बढ़ जाए, यानी 10 मीटर के जगह पर 4 मीटर अगर लंबाई बढ़ जाए, ठीक है, साथ ही साथ कपड़े का जो मूल्य है 1 रुपया प्रति मीटर घट जाए, तो देखिए कपड़े का जो लंबाई है वो 4 मीटर बढ़ जाए और कपड़े का जो प्राइस यहाँ आपको 3.5 रुपया दिख रहा है ना, 1 मीटर का प्राइस, कह रहा है इससे 1 अगर घट जाए, मतलब कपड़े की जो माप है जिसको आपने 10 माना है वो 4 बढ़ जाए, लेकिन प्रति मीटर प्राइस जो है वो 1 रुपया से घट जाए, तो जो हमारा कॉस्ट होगा वो पहले के बराबर होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पर 14 गुने 2.5, ये फिर से हो जाएगा 35। तो मेरे दोस्त 1 मीटर कपड़े का प्राइस इंटू कपड़े की लंबाई बराबर खर्च होता है। तो देखिए खर्च पहले जितना हुआ कि नहीं? बिल्कुल हो गया। इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल कपड़े की लेंथ है वो 10 ही है ना, यानी कपड़े का जो लेंथ है वो 10 मीटर, जिसका कॉस्ट 35 रुपया था, तो प्रति मीटर कपड़े का कॉस्ट 2.5। अब कहा कपड़े की लंबाई 4 मीटर बढ़ जाए और प्रति मीटर कॉस्ट जो है वो 1 रुपया घट जाए, तो जो मेरा टोटल कॉस्ट होगा वो पहले के बराबर होगा। बिल्कुल हो रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि कपड़े का जो इनिशियल लंबाई है वो 10 मीटर ही है। तो बाय ऑप्शन चलना ये आपके लिए सटीक था। ठीक है, चलो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। 10 मीटर पहले सचिन और अजय की आयु, अच्छा 10 वर्ष पूर्व सचिन और अजय की आयु की दोगुनी, कोई बात नहीं, ध्यान दो भाई, 10 साल पूर्व, 10 साल पहले सचिन, ठीक है, और अजय, सचिन की आयु अजय की दुगुनी है, तो अजय की आयु को 1 मान लीजिए, उसका दुगुनी 2 हो जाएगा। मेरे दोस्त मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, क्या लिखा है 10 साल के बाद सचिन की आयु 40 साल, तो मैं पूछता हूं अगर 10 साल के बाद कोई 40 साल का है तो प्रेजेंट में क्या होगा? 40 में से 10 हटा दो, तो 10 साल पहले क्या होगा? तो 10 साल अगर पहले हम जाएंगे तो देखो प्रेजेंट 10 साल बाद से प्रेजेंट आया तो 10 साल घटा, प्रेजेंट से 10 साल और पहले जाएगा तो मेरे दोस्त 10 साल और घट जाएगा, यानी कि 20 साल का हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो सचिन 10 साल के बाद अगर 40 का होगा वो 10 साल पहले आएगा तो 20 का होगा, तो 10 साल पहले सचिन हो जाएगा 20 साल का, 2 का मान 20 हो जाएगा तो 1 का मान 10 हो जाएगा। तो ये जो 10 है ना वो अजय का उम्र 10 साल पहले का है, लेकिन अगर हम अजय का अगर हम प्रेजेंट लेकर आएंगे तो 10 साल पहले अजय 10 का था तो प्रेजेंट में कितने का हो जाएगा? 20 का हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट कितना हो जाएगा? 20 का हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त, चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चले। क्या है ये?
log x टू द बेस 32 बराबर 0.8, तो x का मान क्या होगा? देखिए log x टू द बेस 32 और बराबर 0.8, क्या कह रहा है ये? अब 0.8 को हम 8/10 लिख करके 4/5 तो लिख ही सकते हैं। हाँ जी, डायरेक्ट x बराबर क्या होगा? जो यहाँ का बेस है वो मेरा बेस बनेगा और बराबर वाली चीज़ जो है वो इसका पावर बन जाएगा। तो x बराबर 32 का मतलब 2 की पावर 5 और यहाँ पर है 4। ठीक है, 4/5 पहले से पावर में है, कम हो गया, रिजल्ट कितना होगा? 16। तो इस तरह से आपने x का मान 16 लाया है, बहुत अच्छा रहा। कल सारी, हाँ मेरे दोस्त, आप एकदम टेंशन ना लो, आज क्लास ही खाली नहीं था। इवनिंग में मुझे क्लास में आना था, लेकिन क्लास इवनिंग में खाली नहीं था, जिसकी वजह से मैं आ नहीं पाया। कोई बात नहीं, मैंने कल क्लास रखा है और कल मैं उसकी भरपाई कर दूंगा, है ना। कल परसों में 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाकर हम भरपाई कर लेंगे, इसलिए आप उसकी टेंशन ना लो। अब मेरे दोस्त देखो ये क्या है, 405 मिठाइयाँ कुछ बच्चों को इस प्रकार वितरित की जानी है। ध्यान रखना, 405 मिठाइयाँ कुछ बच्चों को इस प्रकार वितरित की गई कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, कुल कुल चिल्ड्रन की संख्या है ना, और प्रत्येक प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई। ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि सर 405 मिठाई को हमने कुछ बच्चों में बांटा है, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% है। तो ऐसा करिए ना, कुल चिल्ड्रन के नंबर को 100 मान लें, बच्चों की संख्या 100 मान लेते हैं, 100 का 20% क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन ने कहा था ना कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की संख्या जो है वो बच्चे की कुल संख्या का 20% है। अगर यहाँ से हम रेशियो लेने चले जाएं तो 20×5 100 हो जाएगा और 20 से कम 20 हो जाएगा। ये क्या हो गया? टोटल स्टूडेंट। ये क्या हो गया? हर स्टूडेंट को मिलने वाली मिठाई। मेरे दोस्त, अगर हम यहाँ पर अनुपात की राशि x मान लें, ठीक है, तो देखो 5x स्टूडेंट है और हर स्टूडेंट को x मिठाई मिलता है, मिठाई की कुल संख्या क्या होगा? है विद्यार्थी की संख्या में अगर प्रति विद्यार्थी मिलने वाले मिठाई से गुना कर दें, इतने स्टूडेंट हैं, पर स्टूडेंट x मिठाई मिलता है और यही टोटल मिठाई कितना है? 405। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा? 81। x की वैल्यू हो जाएगा 9। x की वैल्यू 9 होने का मतलब ये हो गया कि प्रत्येक विद्यार्थी को 9 मिठाई मिलता है। क्वेश्चन ये तो कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलती है, तो प्रत्येक बच्चे को 9 मिठाई मिलता है। 9 मिठाई, है ना। आप इसको अच्छे से समझे होंगे मेरे दोस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक कुर्सी 7% की हानि पर और एक टेबल 17% के लाभ पर बेचने से एक व्यक्ति को 296 रुपये की प्रॉफिट हुई। अगर वह कुर्सी को 7% के लाभ पर और मेज को 12% के लाभ पर बेचे तो उसे टोटल 400 की प्रॉफिट होगी। एक मेज का रियल प्राइस क्या होगा? तो मेरे दोस्त घबराओ मत, चेयर है और टेबल है, चेयर और टेबल, ठीक है। चेयर को 7% की हानि पर बेचा और चेयर को 17% के लाभ पर बेचा, तो इस बिजनेस में क्या हुआ? 296 की प्रॉफिट हो गई। लेकिन जब वो चेयर को 7% के लाभ पर और टेबल को 12% के लाभ पर बेचे तो इस बिजनेस में उसे 400 रुपये की प्रॉफिट हो गई। आपको घबराने की कोई बात नहीं मेरे दोस्त। आप यहाँ देखो, चेयर पर जितना यहाँ नुकसान हुआ उतना ही यहाँ प्रॉफिट हो गया। तो जब चेयर पर जितना यहाँ नुकसान इतना ही यहाँ प्रॉफिट, तो जितना नुकसान कमाया उतना ही प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी चेयर पर किसी तरह का कोई, है ना, इससे प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। इसका मतलब होने वाले तमाम प्रॉफिट लॉस किस पर डिपेंड कर रहा है? टेबल पर। तो देखिए टेबल पर यहाँ 17 का प्रॉफिट, यहाँ 12 का प्रॉफिट, कुल मिला के देखें तो 29% की प्रॉफिट, और वही चीज़ यहाँ पर हमें 696 दिख रहा है।
तो यहां से आप देखेंगे 29 दूनी 58, 29 चौको, यानी टेबल का जो प्राइस है वो आपका 2400 है। अब मान लीजिए कि हमसे अगर चेयर का प्राइस पूछ देता तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर प्रोसेस कर लेते। चेयर पर 7% की हानि और टेबल यानी कि 2400 पर 17% की प्रॉफिट, तब जाके 296। तो ये होगा -7C और अपॉन 100 और बराबर, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 296। 17 चौको 68, 17 दूनी 34 और 6 हो जाएगा 40। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आप देखोगे माइनस में 7C और अपॉन 100 और बराबर, ये हो जाएगा 2, और 10 में से 9 गया तो 1 हो जाएगा, और 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा। तो देखिए 14, क्या इसे किसी से कटने वाला है? जो 7 एकम 7 है ना, बचेगा 4, 7 छक्के 42, 16 7 112, यानी ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। मतलब अगर चेयर का प्राइस पूछेगा तो 1600 हम निकाल सकते हैं, और टेबल का प्राइस हमारा 2400 आ गया है। यहाँ टेबल का प्राइस मांगा था, 2400 आंसर हो गया। अगर चेयर का प्राइस मांगा होता तो 1600 आंसर हो जाता। ठीक है ब्रदर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। थैंक यू। एक धन को PQR में 6, 19 और 7 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि R अपने भाग में से 200 रुपये Q को दे दे तो इसके धनों का अनुपात 3, 10 और 3 हो जाता है। कुल धन क्या हो जाएगा? देखिए ये मेरा P है, Q है और R है। PQR में ये 6 अनुपात 19 और अनुपात 7 के अनुपात में, 6, 19 और 7 के अनुपात में धन को वितरित किया जाना है। ठीक है, अब इसमें से एक व्यक्ति आर है जो अपने भाग में से 200 रुपये क्यू को दे देता है, तो इसी धनराशि का रेशियो 3, 10 और 3 नजर आता है। एक सवाल मेरा है, यहाँ पर तीनों का टोटल धनराशि 32 है और यहाँ तीनों का 16 है। मैं आपसे एक बात पूछूं, आर ने भले ही क्यू को दे दिया, लेकिन दिया तो अपने में से ही किसी को है ना। आप कहोगे हाँ जी सर। अब आर के जेब से 200 रुपये निकल कर क्यू के पास चला जाए, चाहे क्यू के पास से 200 निकल के आर के पास चला जाए, क्या इससे तीनों के योगफल कोई फर्क पड़ना चाहिए? तीनों के योगफल पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अमाउंट बाहर तो आप बाहर थोड़ी ना गया, अपने ही ग्रुप में किसी को दिए ना। तो हम ये कह सकते हैं कि PQR का पैसा आपस में आदान प्रदान भी होगा तो भी तीनों का योगफल जो पहले था वही तीनों का योगफल आज भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो बनाइए। इसको 32 बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा, तो 2 से यहाँ भी करना होगा, 2 से यहाँ भी करना होगा और 2 से यहाँ भी करना होगा। अब आप स्वयं देखिए किसने दिया किसको। तो मेरे दोस्त क्यू ने दिया आर को, ठीक है, सॉरी आर ने दिया है क्यू को। अगर आर ने दिया है क्यू को दिया है, पी ने कुछ भी नहीं किया, तो पी देखो सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं। आर 7 था और 6 है, इसका मतलब इसने 1 दिया है। ये 1 दिया है क्यू को, तो क्यू में 1 की वृद्धि नजर आना चाहिए। तो देखो पहले क्यू था 19, अब क्यू है 20, तो क्यू में 1 की वृद्धि हो गया। अब पी ने कोई छेड़छाड़ नहीं किया था, तो इसलिए सेम है। आर ने अपना कुछ धनराशि क्यू को दिया, तो आर ने देखो दिया क्या है 1, किसको? क्यू को। तो आर ने 1 दिया तो आर में 1 की कमी हो गई, दिया क्यू को तो क्यू में 1 की वृद्धि हो गई। तो यही जो जितना आर ने दिया क्यू को उतना उसमें वृद्धि हुआ। तो यही जो 1 की वृद्धि या चाहे 1 की कमी इसमें हुआ है, वो वृद्धि कमी है कितने का? तो आर ने कितना दिया क्यू को? 200। तो आर ने क्या किया? रेशियो में 1 दिया क्यू को और रुपया में 200 दिया, तो 1 का मान 200 हो गया। हमसे पूछा कुल धन हमारे पास 32 है, तो जब 1 का मान 200 हो गया तो 32 का मान क्या हो जाएगा? 32 का मान 6400 हो जाएगा। टोटल धनराशि 6400 हो जाएगा, 6400 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये था हमारा 10 नंबर सवाल। आइए मेरे दोस्त 11 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं ये क्या है। एक कनस्तर में 2 लिक्विड ए और बी 7:5 के रेशियो में है। इनमें से 9 लीटर निकालकर उतना ही बी से भर दिया गया।
ए और बी का नया रेशियो 7:9 है। आरंभ में कनस्तर में ए कितना था? तो मेरे दोस्त ए और बी दो लिक्विड है जिसका इनिशियल में रेशियो कितना है? 7:5। ठीक है, क्या हुआ है, इनमें से 9 लीटर मिक्सचर निकाला गया और इसके जगह पर 9 लीटर बी मिला दिया गया। तो निकाला गया मिक्सचर और डाला गया बी, जिसके कारण ये रेशियो परिवर्तित होकर 7:5 से 7:9 हो गया। लेकिन मेरा सवाल ये है, पता है आप मिश्रण अपने आखिरी बूंद तक उसी रेशियो में रहती है जिस रेशियो में मिलाया जाता है। तो आप 9 लीटर निकाल लिए ना, उसके बावजूद भी जो मिक्सर बचा है ना वो 7:5 में ही रहेगा। फिर ये 7:5 7:9 क्यों हो गया? क्योंकि निकाला था आपने मिक्सचर, डाल दिया सिर्फ बी, तो सिर्फ बी डाला ना, तो क्या क्या हुआ, वजन तो मेंटेन हो गया। 9 निकाला, 9 डाल दिया, वजन मेंटेन हो गया। लेकिन इसका बैलेंस बिगड़ करके ये हो गया। तो ये जो बैलेंस बिगड़ा किसकी वजह से? बी की वजह से। तो जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ा है उसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ वो तो सेम होना चाहिए। तो मेरे दोस्त यहाँ ए के कारण बैलेंस नहीं बिगड़ा है, तो ए को सेम होना चाहिए, और ए सेम दिख भी रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। तो बताओ बी मिलाया कितना गया? बी पहले 5 था, आज 9 है, तो बी मिलाया गया 4, और यही 4 रेशियो आपका है कितना? 9 लीटर। तो 4 रेशियो का मान अगर 9 लीटर है तो एक रेशियो का मान क्या होगा? एक रेशियो निकालने की ज़रूरत क्या है? आपको इनिशियल मिश्रण निकालना है। तो इनिशियल मिश्रण आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से निकालेंगे तो डायरेक्ट निकलेगा, कैसे? 9 निकाल के 9 डाले तब नहीं ये हुआ, तो 9 डालने के बाद ये हुआ है, इसका मतलब ये ओरिजिनल वजन होगा। तो 9 7 16, तो बोलिए 4 का मान 9 है तो 16 का मान, इधर 4 गुना इधर भी 4 गुना कर दो, 36 लीटर हो जाएगा। ठीक है, या इसके सहारे निकालोगे अगर, तो देखो 7 5 कितने? 12। 4 का मान अगर 9 है, ठीक है, तो मेरे दोस्त ये 12 का मान क्या होगा? तो 4 का मान 9 है तो 1 का मान 9/4, तो 12 का मान क्या हो जाएगा? 27 लीटर। लेकिन 27 लीटर कब? 9 लीटर निकालने के बाद। तो वापस 9 लीटर मिला दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 36 लीटर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा टोटल, लेकिन यहाँ के हेल्प से निकालोगे तो ये जो 9 निकाला था उस 9 को जोड़ना होगा। ठीक है, क्या मांगा था हमें? इनिशियल में ए की मात्रा कितनी थी? तो इनिशियल में ए की मात्रा, इनिशियल में ए है कितना? 7, कितना में? 12 में। तो बताइए 36 में क्या होगा? तो मेरे दोस्त यहाँ से हमारा 21 लीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 21 लीटर है। 21 लीटर। क्या मेरे दोस्त क्या हो गया? पढ़िए अच्छे से। ठीक है भाई, अच्छे से ध्यान दीजिए। अब इसको देखते हैं, ये क्या है? एक आदमी अथवा 2 वोमेन अथवा 3 लड़के किसी काम को 44 दिन में कर सकते हैं। एक मैन या 2 वोमन या 3 बॉयज। एक आदमी काम करे या 2 वोमेन काम करे या 3 लड़का काम करे, काम कितने दिन में हो जाएगा मेरे दोस्त? 44 दिन में हो जाएगा। कितने दिन में? 44 दिन में। अब ये देखिए, सबसे पहले आपको ये 1 2 और 3 इसका एलसीएम लेना है। तो 3 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? ये मेरे दोस्त हमारा 6 हो जाएगा। 3 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। पता है मैंने यहाँ पर 3 2 1 का एलसीएम क्यों लिया? ताकि मेन वोमेन और बच्चे की इफिशियंसी आप ले पाओ। ठीक है, ध्यान दो। 1 से 6 में भाग दोगे 6 हो जाएगा, 2 से 6 में भाग दोगे 3 हो जाएगा, और 3 से 6 में भाग दोगे 2 हो जाएगा। तो ये हो गया इफिशियंसी। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हो। कैसे? छोड़िए ना, डायरेक्ट किसी का हेल्प लीजिए ना, एक मैन का भी हेल्प लीजिएगा तो भी 44 से दिन। एक आदमी जिस काम को 44 दिन में कर रहा है, अब उसी काम को 1 मैन 1 वोमन और 1 बॉयज कितने दिनों में करेंगे? कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए,
आदमी का एफिशिएंसी 6 है वॉमन, और लड़के का एफिशिएंसी है। ये हो जाएगा 6 और गुने 44 टोटल काम। और 6 3 9 2 11, 11 इफिशियंसी से कितना टाइम लगेगा? 24 दिन का टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट क्या हो जाएगा? 24 डेज। ये हमारा 24 डेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसको देखना मेरे दोस्त, ये क्या है? दो पाइप ए और बी खाली टंकी को 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं। 4 मिनट के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा? मेरे दोस्त अब आप हमको ये बताइए, एकदम ध्यान से देखिए। ए और ये हमारा हो जाएगा बी, ये हमारा ए और बी देखिए। अब आप यहाँ देख लीजिए, ए 15 मिनट और बी कितना है? 20 मिनट। ए 15 मिनट और बी है हमारा 20 मिनट। आप टोटल वर्क ले लीजिए। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, 1 मिनट में ये 4 भरेंगे और 1 मिनट में ये 3 भरेंगे। ठीक है, 1 मिनट में 4 भरेंगे और 1 मिनट में ये 3 भरेंगे। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, 4 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया गया। अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए 4 मिनट तक, तो 4 3 7, 1 मिनट में, तो 4 मिनट में 28 भरेंगे। उसके बाद ए को बंद कर दिया गया। ए को बंद कर दीजिए। अब किसको ओपन किया गया? बी को। तो मेरे दोस्त 28 में अगर 60 में 28 अगर भर गया, भरने के लिए बचा 32, भरेगा बी किस इफिशियंसी से? 3 इफिशियंसी से। तो 10 बार में लगेगा तो 10 मिनट तो पूरा पूरा हो गया, बाकी बचा 2/3 सेकंड में बदल दो। तो यहाँ से ये 10 मिनट कितने हो जाएंगे? 40 सेकंड। तो 10 मिनट 40 सेकंड ये कैसे हो जाएगा भाई? 60 में 28 गया तो कितना? 7 चौको 28। ठीक है ब्रदर, फुल टाइम मांग रहा है, फुल टाइम। टोटल टाइम मांग रहा है, तो टोटल टाइम बोलोगे ना? 4 मिनट यहाँ और 10 मिनट 40 सेकंड यहाँ, तो हो जाएगा 14 मिनट 40 सेकंड। 14 मिनट 40 सेकंड बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आप देखो इसको, ये क्या है? ए और बी की स्पीड का रेशियो 2:3 है। एक निश्चित दूरी को तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। यदि ए अपनी सामान्य चाल की दुगुनी स्पीड से जाए तो यही दूरी कितना टाइम में ट्रेवल करेगा? सबसे पहले मेरे दोस्त आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ए और बी के स्पीड का रेशियो क्या है? 2:3 है। तब तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 3:2 हो जाएगा। ये टाइम है ए का और ये टाइम है बी का। स्पष्ट लिखा है कि ए बी से, ध्यान दो, ए बी से क्या कर रहा है भाई? तो ए बी से 10 मिनट अधिक ले रहा है। ए का जो टाइम है वो बी से कितना ज़्यादा है? 1:, ज़्यादा। जो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 10 मिनट ज़्यादा है। ठीक है, तो आप ए का और बी का टाइम निकालिए। तो मेरे दोस्त एक का मान अगर 10 है तो 3 का मान क्या होगा? 30 मिनट। एक का मान 10 है तो 2 का मान क्या होगा? 20 मिनट। क्या कह रहा है?
अगर ए अपनी स्पीड को डबल कर ले तो क्या टाइम लगेगा? तो देखिए, अगर ए अपनी स्पीड को डबल करेगा ना, तो जो टाइम ए को पहले लगता था अब उसका आधा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर कोई अपनी स्पीड को डबल करेगा ना तो टाइम आधा लगेगा। 15 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप में से जिनका 15 मिनट आ रहा होगा सही रहा होगा। ठीक है, इसको देखो दोस्त, ये क्या है? नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में इतना टाइम में और धारा की दिशा में इतना टाइम में, नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो क्या होगा? सबसे पहले आप इसके बारे में समझिए। 8 घंटे 48 मिनट, 48 मिनट को भी घंटे में बदल लीजिए। 12 चौको 48, 12 पंचे 60 हो जाएगा 44 और बटे 5 क्या आवर, 44 बटे 5 आवर। ठीक है, देखिए धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, देखिए क्या है, नाव की चाल को भी मानिए, धारा की चाल को एस मानिए, नाव की चाल को भी मानिए, धारा की चाल को एस मानिए। धारा की दिशा में आपने जो दूरी 44/5 घंटे में ट्रेवल किया, धारा की दिशा में जो दूरी आपने 4 घंटे में ट्रेवल किया है, धारा के विपरीत वही दूरी आप 44/5 घंटे में ट्रेवल किए हो, तो 4 से काट दो 11 है ना, 5 से इधर मल्टीप्लाई होगा, 5b और प्लस 5s, 11b और माइनस 11s, 11b आएगा तो 6b हो जाएगा और ये इधर जाके 16s हो जाएगा। यहाँ से b अपॉन s करोगे 16/6 यानी 8/3 हो जाएगा, तो 8:3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बड़े काम का चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो ये था हमारा 15 नंबर सवाल। आ जाओ 16 नंबर क्वेश्चन पर, इसको देखते हैं। कुछ धन उधार लिया गया, 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त की राशि 882 रुपये है तो बताइए उधार ली गई धनराशि क्या होगा? मेरे दोस्त 5% के रेट से कोई धनराशि 1/20 से बढ़ेगा। अगर प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का हम रेशियो लेने जाएंगे तो क्या सीन बनेगा? 20 प्रिंसिपल 1 इंटरेस्ट के साथ 21 बन जाएगा 1 साल में। 2 साल में क्या होगा? इस पर स्क्वायर हो जाएगा, 400 से 441। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना है, इंस्टॉलमेंट इक्वल पे करना है। ये 441 है ना, आप इसे भी 441 बनाइए, इसके लिए 21 से गुना, तो इधर भी करना होगा 21 से गुना। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिए ना, 441 के आपने 2 इंस्टॉलमेंट पे की तो पैसा कितना चुका? 420 और 400, 820 चुका है। ठीक है, ये जो इंस्टॉलमेंट 441 का है वो रियल में 882 है। 1 का मान क्या हो जाएगा? 2। जब 1 का मान 2 हो जाएगा तो मेरे दोस्त ये हमारा 1640 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट कितने हो जाएंगे? 1640, 1640। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये मेरा 16 नंबर है। इसको देखो, ये क्या है? एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 3:5 के अनुपात में है। अगर दो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस 12 सेमी है और इनका एरिया 384 सेमी स्क्वायर है, तो बताओ छोटा पैरेलल साइड क्या होगा? 1/2, आप जानते हो ना, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बराबर एरिया। ओके, 1/2 अनुपात की राशि x मान लेंगे ना, 3x 5x 8x हो जाएगा। हाइट कितने हैं? 12, एरिया है 384। यहाँ से 8x का वैल्यू क्या होगा? 2 से 6, 6 से जाएगा 6 और 4, x की वैल्यू हो जाएगा 8। अब x की वैल्यू अगर 8 हो गया ना, तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 24। बड़े आराम से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ब्रदर, चलो 18 नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाओ। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इतना बात याद रखना मेरे दोस्त, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, इसका अंतःवृत्त और परिवृत्त है। तो आपको याद रखना है
अंतःवृत्त और परिवृत्त के रेडियस का रेशियो क्या होता है? 1:2। अगर आप इनके एरिया का रेशियो लोगे तो 1:4 हो जाएगा। तो एरिया का रेशियो सीधा 1:4 हो जाएगा। इसमें इतना सोचने की बात नहीं है। क्यों मेरे दोस्त? पाई स्क्वायर पाई से पाई कट जाएगा, 1:4 ही हो जाएगा। इतना क्या सोचना है। अब ये देखिए ये क्या बोल रहा है। 100 रुपए का एक शेयर है, 9% स्टॉक का 5 अधिमूल्य पर बताइए क्या होगा क्रय मूल्य अगर दलाली 1/2% है। मेरे दोस्त हम खरीद रहे हैं ना 100 रुपए की जो शेयर है ना, 5 अधिमूल्य, अधिमूल्य का मतलब क्या होता है? प्रीमियम, यानी बढ़ाना है। अब मूल्य होता तो घटाते, ठीक है। तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा उस शेयर का सीपी? तो कंपनी ने क्या किया है, 100 रुपए तो प्राइस रखा है, 5 रुपए उसको उस पर प्रीमियम लगना है यानी 105, लेकिन दलाली 1/2% जाना है तो 100 का 1/2% 1/2 ही होगा, यानी फाइनली 104.50। 100 रुपए का शेयर अगर आप बाजार में खरीदने जा रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति से तो 104.5 में आपको खरीदना होगा, है ना। 104.5 में खरीदना होगा। अब देखो मेरे दोस्त ये क्या है, 3 छात्रों को एक प्रश्न हल करने को कहा गया। इस प्रश्न को हल करने की प्रोबेबिलिटी तीनों का अलग अलग दिया हुआ है। हमें कहा हल करने की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या होगा? कुछ नहीं, यहाँ पर कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, अब एक दिन आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताना होगा। अब देखिए तीनों का सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग दिया है, उसी का कंबाइंड प्रोबेबिलिटी मांग रहा है 1/3, 2/5 और ये मेरे पास 5/12। कुछ नहीं करना है, बस तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये 5 से 5 चले जाएंगे, 2 से ये 6 बार में, यानी फाइनली 1 क्या हो जाएगा? 18। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट क्या होगा? 1/18 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 10⁴ प्लस 10 स्क्वायर का मान क्या होगा? ऑप्शन में कौन सा मान हो जाएगा? मेरे दोस्त इसमें कुछ करना थोड़ी ना है, बस 10 स्क्वायर कॉमन करो, यहाँ से हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 1। इस 10 स्क्वायर के बदले आप सेक स्क्वायर -1 लिखो और 1 + 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। अब गुना करो, सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर सेक की पावर 4a हो जाएगा, सेक स्क्वायर इंटू 1 ये हमारा सेक स्क्वायर a हो जाएगा। तो इस तरह से सेक की पावर 4 और सेक स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते रहो, ध्यान देते रहो, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसे देखो मेरे दोस्त क्या है ये, हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु समझते हो ना, ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड, ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड का लेंथ इक्वल है। इक्वल साइड को अगर हम ए मान लें तो ये हमारा बेस बी हो जाएगा, ठीक है भाई। हमसे इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, कोई बात नहीं बाद में देखेंगे। हमें कह रहा है इसका बेस इक्वल साइड का 5/4 है, यानी इसका जो बेस है ना वो इक्वल साइड का 5/4 है। अगर b/a करने जाएंगे तो 5/4 हो जाएगा। अनुपात की राशि अगर हम x मान लेते हैं तो a जो है वो मेरा 4x है और b कितना हो गया? 5x हो गया। रही बात इसकी पेरीमीटर की, तो मेरे दोस्त इसका पेरीमीटर दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया हुआ है 91। 8 5 13, 13x हो जाएगा, तीनों साइड का योगफल, x का मान आएगा 7। क्या चाहिए? इसका बेस की लंबाई, तो बेस हो जाएगा इतना, तो 5 और x का मान 7, 35। कौन सा रिजल्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है भाई। कोई बात नहीं, लेट हो गए तो हो गए, क्या ही दिक्कत है, बस काम करना है, बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। देखो एक रेगुलर पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगोनल मांग रहा है, अंतः कोणों का योगफल दिया हुआ है। आपको पता होगा कि n-2 इंटू 180 डिग्री ये आपका अंतः कोण का योगफल है। यहाँ से n-2 क्या होगा? तो मेरे दोस्त 15 हो जाएगा, n का वैल्यू हो गया 17। डायगोनल चाहिए तो डायगोनल क्या होता है? n इंटू n-3/2। तो यहाँ पर 17 17 में 3 गया 14/2, 17 7 119। इस क्वेश्चन का आंसर 119 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा,
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। ए प्लस बी प्लस सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू ए बी सी इतना दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए का मान क्या हो जाएगा? आप यहां से देख सकते हो मेरे दोस्त, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यही कंसेप्ट होता है ना, ठीक। अब देखिए इसका मान ए क्यू बी क्यू सी क्यू हमारा 85 है, 3 इंटू ए बी सी हमारा 25 है बराबर ए प्लस बी प्लस सी हमारा 5 है, और मुझे इसी का मान मांगा है, इसको पी मान लो सीधा। तो देखो 85 में 75 गया, 10 10 कटेगा 5 से 2 बार में, पी का मान 2 हो गया, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का रिजल्ट 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। एक गोलाकार वॉलीबॉल का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, गेंद में भरी हवा का आयतन क्या होगा? पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल यही तो होता है, 100 पाई दिया हुआ है, आर का मान कितना हो जाएगा 5। मुझे चाहिए इसमें कितना हवा आएगा, तो जितना इसके अंदर जगह होगा यानी वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यूब है ना। तो मेरे दोस्त 4 और गुने 125 हो जाएगा 500 पाई और अपॉन 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। अब इसको देखो ये क्या हो सकता है। अब यहाँ से मेरे दोस्त हम देख रहे हैं कि 2 कॉट स्क्वायर है और 2 कॉस स्क्वायर है, 2 का मामला सेट हो सकता है। काम करो मेरे दोस्त, क्या थीटा का मान 45 ही डाल दो। अगर आप 45 डालते हो तो देखना यहाँ पर 45 डालोगे ना, 1/√2 हो जाएगा, और नीचे √2 - 1 होगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/√2 और नीचे √2 + 1 हो जाएगा। फाइनली 1/2 - √2 और ये 1/2 + √2। एलसीएम लेने जाएंगे a - b इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 2 + √2 और यहाँ पर आएगा 2 - √2। मेरे दोस्त अब इसको देखो, √2 से √2 आपका चला जाएगा, 4 और बट्टे 2 ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 2 देखोगे केवल और केवल यहाँ हो रहा है, क्योंकि cot 45 यहाँ 1 होगा, 2 एकम ये हमारा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से रिजल्ट कितने हो गए 2 हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब आप इसको देख लीजिए ये क्या है। अब यहाँ से अगर हम ध्यान देना तो मेरे दोस्त 88 में 8 से भाग देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 के और माइनस का 9 और बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोड़ो ना, ऑप्शन ही पुट कर लो, ऑप्शन ही पुट करो मेरे दोस्त। मान लो कि पहला ऑप्शन का 1 पुट करते हैं, अगर हम 1 पुट करेंगे ना क्या होगा, ये हमारे पास 11 हो जाएगा, 11 और माइनस का 9, नीचे हो जाएगा 36 - 35 और ये 1, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, फाइनली 1 आ जाएगा। अब आप 10 रख के देख लो, ये हो जाएगा आपका 110 और माइनस में 9। नीचे देखिए, अगर हम 10 रखेंगे 36 में से अगर 35 गया तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100, 101/101 ये भी 1 हो गया, यानी ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर दिया, 1 और 10 दोनों ही उसको सेटिस्फाई कर दिया। इसलिए ऑप्शन से ही आप लगा दो, सॉल्व करने का है द्विघात समीकरण क्यों सॉल्व करने जाएंगे, है ना। देखो मेरे दोस्त, एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज की परिधि के बराबर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 84 है तो समबाहु की प्रत्येक भुजा क्या होगा। देखिए वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की परिधि बराबर है समबाहु त्रिभुज के परिमाप के, है ना। तो देखो यहाँ से 12 से 84 हो जाएगा, ठीक है, 3 से कट जाएगा 4 बार में 8, 8 दूनी 16, 1 17, ये हो गया हमारा साइड। समबाहु की प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा 176, 176 इस क्वेश्चन का आंसर है, वेरी सिंपल, ठीक है दोस्त। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, देखो ये क्या कह रहा है, 2x² + 5x + 1 = 0, x - 1/2x का मान क्या होगा। तो ऐसा करो ना,
2x² को और 1 को आप इधर ही रख लो, ठीक है, और बराबर ये हमारा हो गया माइनस का 5x। क्या चाहिए आपको, x माइनस 1/2x ना। तो मेरे दोस्त ऐसा कर लो, 2x से डिवाइड कर लो, 2x। पता है इससे क्या होगा, यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ 1/2x हो जाएगा, और बराबर ये कितने हो जाएंगे, -5/2। ठीक, अब आप मेरे दोस्त क्या करो, आपको ये बात पता होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। ठीक है, ओके ओके, आपको हो गया, हाँ जी। या फिर मेरे दोस्त आप एक काम कर सकते हो, क्या, a - b बराबर रूट के अंदर a + b का होल स्क्वायर और -4ab। ठीक है, तो लीजिए, आपको चाहिए x - 1/2x, तो क्या होगा ये, x + 1/2x का होल स्क्वायर और -4a और ये b। तो देख लीजिए, ये आपका -5/2 है तो हो जाएगा 25/4, इससे ख़त्म हो गया, ये आपका 2 हो गया। तो यहाँ से आप देख पाएंगे 8 चला गया 17, √17/2 ये इसका रिजल्ट होगा। तो √17/2 ये आपको ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त बी दिख रहा होगा, बिना किसी टेंशन का आप आराम से इसको लगा दिए। ऑप्शन में और कुछ था नहीं तो सोचना ज़्यादा था नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट दिख ही रहा है तो सोचना ही क्या है। अब देखो मेरे दोस्त, ये क्या है, 7 सेमी इकाई वाले वृत्त के सेंटर का एंगल इतना है, चाप की लंबाई क्या होगा, चाप की लंबाई θ/360 2πr है। थीटा हमारे पास कितने हैं, 60/360, 60/360 2π और r चला गया, ये 6 बार में ये 3 हो जाएगा, 22/3 हो जाएगा। 22/3 क्या हो गया, चाप की लंबाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22/3 ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको जल्दी से उड़ा दिया। ठीक है, अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या हो सकता है, तो इसको तो थोड़ा सा मेरे भाई सॉल्व करना होगा। कहोगे सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो, √3 tan² थीटा -4 tan थीटा और प्लस में √3 बराबर 0। पता है क्या करना है मेरे दोस्त, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करोगे tan² हो जाएगा। अब बीच वाले को ऐसे 2 टुकड़े में तोड़ो कि जोड़ने घटाने से -4 tan हो जाएगा और गुना करने से 3 tan² हो जाएगा। तो इसके लिए -3 tan थीटा और माइनस में tan थीटा प्लस ये √3 बराबर 0, और ये क्या है, √3 tan² थीटा। अब इन दोनों में से √3 tan थीटा आप कॉमन कर लो, यहाँ से हो जाएगा tan थीटा -1। ठीक है, ये क्या हो रहा है, नो, tan थीटा और -√3, इन दोनों में से 1 कॉमन कर लो, tan थीटा और -√3 बराबर 0। क्या हो जाएगा भाई, tan थीटा -√3 भी आ जाएगा और यहाँ से √3 tan थीटा -1 बराबर 0 भी। यहाँ से tan थीटा बराबर क्या, √3 भी हो जाएगा और मेरे दोस्त 1/√3 भी हो जाएगा। तो थीटा का मान 60 भी हो जाएगा और थीटा का मान 30 भी हो जाएगा। 30 या 60 कोई भी यहाँ बैठा दो, रिजल्ट वही आना है। 60 ही बैठाओगे 3 हो जाएगा, यहाँ 60 बैठाओगे 1/3 हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 10/3। तो इस तरह से रिजल्ट आपका 10/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना है, 10/3 आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आप मान लो मेरे दोस्त 60 डिग्री पुट करते हो, क्या फ़र्क पड़ेगा, 30 डिग्री पुट करोगे, 30 डिग्री पुट करोगे, यहाँ तो 1/3 ही रहेगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, बात वही है, 10/3 होगा। इतना क्या सोचना है। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है, त्रिभुज एबीसी और PQR। देखिए एबीसी का कोण बी इसके कोण सी के बराबर,
कोण क्यू के बराबर, एबीसी का कोण सी इसके कोण आर के बराबर है। एक बात जानते हो, एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे के दो कोण के बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, यानी एंगल ए एंगल पी अपने आप बराबर होगा। एक ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे के दो एंगल के बराबर हो तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। अब एक का तीनों एंगल दूसरे के तीनों एंगल के बराबर है तो सिमिलर तो है ही, लेकिन दो सिमिलर ट्रायंगल का अगर एक भी साइड इक्वल हो जाए तो सर्वांगसम होगा। लेकिन मेरे दोस्त ये इक्वल कहाँ है, ए बी सी का ए बी जो है वो पी क्यू आर के पी क्यू का डबल है, ये इक्वल नहीं है ना। तो तीनों एंगल के बराबर है लेकिन साइड इक्वल नहीं है। एक साइड के बराबर नहीं है, एक साइड उसके एक साइड के दुगुने के बराबर है, इसका मतलब साइड इक्वल नहीं हुआ। एंगल इक्वल है, साइड इक्वल नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सिमिलर है ना। ये सिर्फ और सिर्फ सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं। ठीक है, अगर तीनों एंगल के इक्वल होता और एक एक साइड इक्वल होता तो जाके ये सर्वांगसम हो सकता था। ठीक है, लेकिन साइड इक्वल तो है ही नहीं, सर्वांगसम कैसे हो जाएगा। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है, घनाभ के डायमेंशन ये है, तो घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब देखो मेरे दोस्त यहां ध्यान दो, क्या है यहां पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज डबल ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, अब देखिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, 12, 16 और 18, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, साइड क्यूब। यहाँ से अगर हम देख ले मेरे दोस्त तो क्या हो सकता है, यहाँ से अगर हम देख लेना तो एक चीज़ तो हो ही सकता है, क्या, इसको 8 कह दो, ये क्या है आपका 4 तिया 12, और ये क्या है 2 9 18। ठीक है मेरे दोस्त, देखो जब आप क्यूब निकालोगे, क्यूब ट्रांसफर करोगे, 8 का क्यूबिक 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 का क्यूबिक एक और 2 होगा, 3 3 में से एक 3 भी बाहर आएगा, सीधा हो जाएगा 12। अब आपको अगर टोटल सरफेस एरिया क्यूब का लेना है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 और साइड है 12, कितने हो जाएंगे 24, तो 26 और 6 2 8 हो जाएगा 864। बड़े आराम से निकाल सकते हो, क्या ही दिक्कत है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। राम सेतु, दुखहरण बाबा है ये, दुखहरण बाबा। आज इस दुखहरण बाबा में क्लास नहीं हो पाया था, थोड़ा सा शाम में आज हल्का सा मेरा तबीयत डाउन हो गया था, है ना। चलो अल्फा और बीटा इस द्विघात के शून्य, वो समीकरण बताइए जिनके शून्य किए हैं। कोई बात नहीं, सबसे पहले उसका देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए करोगे 1 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा करोगे सी बाई ए -2 हो जाएगा। आपको जिस द्विघात का जो द्विघात समीकरण चाहिए उसके तो यही शून्यक है ना। ठीक है, शून्यक को जरा जोड़िए, तो 12 ये दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा और +2। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1, तो हो जाएगा 4। अगर यहाँ पर दोनों रूट का प्रोडक्ट लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो क्या होगा 2 अल्फा 2 बीटा हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा इंटू 1 2 अल्फा हो जाएगा, 1 इंटू 2 बीटा ये हमारा 2 बीटा हो जाएगा, और 1 इंटू 1 ये मेरा 1 हो जाएगा। 4 अल्फा बीटा हमारा -2 है, यहाँ से मेरे दोस्त ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा लीजिएगा +1, ये हो जाएगा -8 और +2 +1 तो हो जाएगा -5। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन निकालेंगे तो x², सम ऑफ रूट करेंगे ये मेरा 4 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट करने जाएंगे तो -5 हो जाएगा, यानी x² - 4x - 5। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बड़े प्यार से आप इसे कर लेंगे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक बारंबारता बंटन का माध्य दिया है,
सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ दिया है, के का मान क्या होगा आपको पता होना चाहिए कि मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यही तो होता है। ये 8.1 हो गया। हाँ जी, सिग्मा एफ एक्स कितना है 132 और प्लस 5 के बटे सिग्मा एफ कितना है 20। अब यहाँ से अगर आप देखने चले जाओ 2 से मल्टीप्लाई होगा 162, 132 प्लस 5 के, 5 के कितने हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 30। तो के का मान कितना हो जाएगा 6। के का मान 6 हो जाएगा मेरे दोस्त, आराम से नब्देश कर लो, के का मान 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आ जाओ। ये क्या है, एक व्यक्ति एक मीनार के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 मापता है। यदि वह मीनार की तरफ 50 मीटर जाता है तो 60 हो जाता है। मीनार का हाइट क्या होगा। अब देखो एक मीनार है यहाँ पर, ठीक है, और मेरे दोस्त वो जो व्यक्ति है ना वो मान लो यहाँ पर है, ठीक है। इसने एंगल मापा है 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। कैसे मापेगा, तो यहाँ से देख रहा है ना ये, इसके आँख से एक किरण निकलेगा जो मीनार के टॉप को जाएगा और एक बेस के पैरेलल जाएगा, अर्थ के पैरेलल। यहाँ पर 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री पाया है। अब कहता है कि यहाँ से ये मीनार की ओर जब 50 मीटर चलकर आता है, जब 50 मीटर मीनार की ओर आता है तो एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ से मीनार के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60 डिग्री हो जाता है। आप इतना सा बात ध्यान रखना, यहाँ वाली एंगल अगर इस एंगल का डबल है तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का प्रयोग करना। मेरे दोस्त ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना वो इसके और इसके योगफल के बराबर हो जाएगा। यहाँ 30 यहाँ 30 तभी तो 60 होगा। हाँ जी, अब किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो उसके सामने का साइड भी इक्वल हो जाएगा, है ना। अब देखो 60 के लिए 60 के लिए लंब रूट 3 होगा, आधार 1 होगा, कर्ण 2 हो जाएंगे, ये 2 तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा, तो यही 2 है हमारा 50, तो एक का मान हो जाएगा 25, एक का मान 25 तो रूट 3 का मान क्या होगा 25 रूट 3, यही तो हाइट हो जाएंगे। तो 25 रूट 3 इसका हाइट हो जाएगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो गया ब्रदर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। ओके, देख लो अब इसको, ये क्या है। यदि एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष इतना इतना है तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। देखिए हमारे पास एक देखो भाई दो शीर्ष दिया हुआ है, एक हमारा 0,0 दिया हुआ है और एक हमारा 3,√3 दिया हुआ है। अब ये तीसरा शीर्ष क्या हो सकता है, ऑप्शन से चेक करो। अगर ये 0,2√3 होता है, क्या ये संभव है, चेक करके देखते हैं। कैसे चेक करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है ना, दो बिंदु के बीच की दूरी से साइड निकालिए, संभव है तो तीनों साइड इक्वल दिखना चाहिए। यहाँ निकालेंगे x के डिफरेंस का स्क्वायर 9 हो जाएगा, y का डिफरेंस लेंगे 3 हो जाएगा √12। यहाँ पर x का डिफरेंस लेंगे तो 9 हो जाएगा, y का डिफरेंस लेंगे तो √12 हो जाएगा। तो 0 और 0 का डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो √3 और 0 का स्क्वायर 12 हो जाएगा। तीनों साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब ये चलेगा। इसको भी चेक करके देख लीजिए इसका क्या स्थिति है। अगर मेरे दोस्त यहाँ पर 3 और -√3 है तो 3 और 3 के अंतर का स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारा 0 और प्लस -√3 और -√3 ये हो जाएगा हमारा 2√3 12। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस लेके देखिए, 3 और 0 तो 9 हो जाएगा, √3 और 0 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहाँ भी 12 आ गया, यहाँ भी 12 आ गया, अब ये तो 12 है ही। इसका मतलब ये हो गया कि 0,2√3 लिए तो भी तीनों भुजा की लंबाई एक समान, और 3,√3 लिए तो भी तीनों भुजा की लंबाई एक समान। इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मोर देन वन ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑप्शन। ठीक है मेरे दोस्त, तो ज़रा संभल करके काम करना। ऐसी स्थिति में जब ऑप्शन ट्राई करोगे तो आपको सारे ऑप्शन ट्राई करने होंगे। ठीक है,
देखिए ये क्या है, एक घड़ी के मिनट की सुई 10 सेमी लंबी है। मिनट सुई द्वारा 9 से 9:35 के बीच जो मेरे दोस्त एरिया बुहारा जाएगा, मतलब स्वीप किया जाएगा, उसका एरिया कितना होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 9 से 9:35 के बीच में कितना मिनट हो गया, 35 मिनट। देखिए मिनट सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 35 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 35 और गुने 6 यानी 210। 60 मिनट में क्या है ना कि मिनट की सुई एक राउंड घूम जाता है, यानी कि 360। तो 60 मिनट में 360, 1 मिनट में 6, तो 35 मिनट में 210। ठीक है, अब 210 डिग्री का एंगल मिनट की सुई बनाई है, तो कितना एरिया स्वीप की होगी, इसका मतलब सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर का एरिया तो हम सभी को पता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, मिनट की सुई जो है ना वही तो रेडियस है। सॉल्व कर लेना मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का रिजल्ट दिखेगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब ये देखो, एक लाल और एक पीले पासे के फलक पर 1 से 6 तक की संख्या अंकित है। दोनों पासे को फेंका जाता है, दोनों पासे के ऊपरी फलक पर समान अंक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। समान अंक का मतलब 1 1 आना, 2 2 आना, 3 3 आना, 4 4 आना, 5 5 आना और 6 6 आना, है ना। तो मेरे दोस्त अगर समान अंक दोनों ही डाइस पर आएंगे तो ऐसा कितना इवेंट होगा, 6 इवेंट। जहाँ तक रही टोटल इवेंट की बात, तो टोटल इवेंट हो जाएगा, 2 डाइस है ना, तो 6 के स्क्वायर 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 6, नंबर ऑफ टोटल इवेंट 36, हो जाएगा 1/6। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक है भाई, 1/6। आ जाओ जरा 40 नंबर क्वेश्चन देख लें, लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए हमारे पास 2 पॉइंट, मेरे दोस्त हमारे पास 2 पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट ए जो कि 6,5, और एक दूसरा पॉइंट है बी जो कि हमारा 4,y है, और एक तीसरा पॉइंट है मेरे दोस्त पी, एक तीसरा पॉइंट है पी जो कि 2,6। तीसरा पॉइंट नहीं, वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। अगर आपको y का मान चाहिए ना, मिड पॉइंट का y लेकर चलिए, तो मिड पॉइंट का y क्या होगा, y1 + y2/2। तो y1 कितना है 5, y2 कितना है 4, 4 नहीं है y है, ये हो जाएगा 12, 12 में से 5 घटेगा 7 हो जाएगा, 7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए मेरे दोस्त, यहीं पर आज का सेवा समाप्त हो गया। आज हमने क्वेश्चन थोड़ा इजी था इसलिए जल्दी निकाल दिया, 40 क्वेश्चन हो गए आपके, है ना। आज क्वेश्चन इजी था। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। आपका कुछ सेशन छूटा हुआ है, मैं कोशिश करूँगा कि कल एक जो छूटा हुआ सेट है उसको मैं करा दूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड नाइट।